हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपी मिथ एजुकेशन। हमारा इंस्टीट्यूट एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, भले एंट्रांस है, आपके टेट हैं या कमीशन है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल आपको एजुकेशन फील्ड की हर एक नोटिफिकेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब पे टाइमली प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को टाइमली लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एचपी मिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम थिंकिंग टॉपिक के बारे में कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा इस तरह से बिहेव करता है तो वो किस तरह की थिंकिंग का यूज़ करता है। इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादातर हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग निम्न में से कौन सी होती है। हाई ऑर्डर थिंकिंग का प्रयोग जो है निम्न में से कौन सी थिंकिंग में होता है। कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है या क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको दो ऑप्शन भी लगता है कि ये सिमिलर ही होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फिर वहाँ पे क्या आ जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होती है। तो यहाँ पर हमारी जो हाई ऑर्डर थिंकिंग है वो आपके ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे ज़्यादा हायर थिंकिंग जो है वो यूज़ होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा, क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द थिंकिंग इज मोर प्रिवेलेंट इन चिल्ड्रन एंड एनिमल। निम्न में से कौन सी सोच बच्चों और जानवरों में ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन ए है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बी है कॉन्क्रीट थिंकिंग, सी है कंट्रोल थिंकिंग या डी है नन ऑफ द अबव। तो वो चिंतन जो जानवरों और बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है वो होता है आपका कॉन्क्रीट थिंकिंग, यानी कि मूर्त चिंतन। बच्चे उन चीज़ों पर ही सोच सकते हैं जो चीज़ें उनके सामने घटित होती हैं, और जानवर भी ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों पर सोच सकते हैं। जानवर ज़्यादा सोच तो नहीं सकता कि ऐसा हुआ था, बच्चे भी नहीं सोच सकते कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था तो उस पर चिंतन करो। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो है कॉन्क्रीट थिंकिंग यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन थिंक्स टू मच about a problem even after solving it, what kind of thinking is he using। अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के पश्चात भी उसे उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोचता है तो वो किस प्रकार की सोच का प्रयोग करता है। सबसे पहले आता है ऑप्शन ए डाइवर्जेंट थिंकिंग, बी आता है क्रिटिकल थिंकिंग, सी आता है फ्री थिंकिंग या डी आता है नन ऑफ दी अबव। तो जब कोई व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे साथ ये हो जाता, अगर वैसा नहीं होता तो मेरे साथ ये हो जाता, तो मैं क्या करता, हालांकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। क्लियर। तो इट मीन्स वो अपनी फ्री थिंकिंग का यूज़ कर रहा है, उसका अपनी थिंकिंग पावर पर कंट्रोल नहीं है और वो सोचता जा रहा है, फ्रीली सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है जो दिमाग उसको सोचने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा, फ्री थिंकिंग का यूज़ एज अ व्यक्ति करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंकिंग अप्रोच टू एनालाइज, सिंथेसाइज एंड इवैल्यूएट। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा चिंतन करने का तरीका कौन सा होता है। कौन सी ऐसी थिंकिंग टाइप होता है आपका जहाँ पर आप अच्छे से विश्लेषण कर सकें, सिंथेसिस कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें। ऑप्शन ए है लॉजिकल थिंकिंग, बी है क्रिटिकल थिंकिंग, सी है क्रिएटिव थिंकिंग या डी है फ्री थिंकिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करके हम चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, उनका सिंथेसिस कर सकते हैं और उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं। कर हम बाकी इससे भी चल सकते हैं, लॉजिकल भी हम लगा सकते हैं, फ्री थिंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उतना अप्रोप्रिएट और अच्छी अप्रोच वो नहीं मानी जाएगी जितनी इनमें से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग मानी जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्रिटिकल थिंकिंग राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। निम्न में से क्या एक अभिसारी चिंतन की विशेषता नहीं है, पूछा गया है। तो सबसे पहले तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जिसमें आप डाइवर्स सोच सकें, मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढ सकें, मल्टीपल एग्जाम्पल आप क्रिएट कर सकें, या फिर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकें, वो होती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ऑप्शन ए बोलता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं कहते हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक गलत है। इसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ही कहा जाता है कि ये ऐसी थिंकिंग होती है जिसमें आप सॉल्यूशन को, एग्जांपल्स को किसी एक क्राइटेरिया में बांध के या फिर एक बॉक्स में नहीं रख सकते, बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं। लेटरल थिंकिंग पार्श्विक चिंतन
नहीं कहते हैं, ये भी गलत है, इसे लेटरल थिंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ऑप्शन सी बोलता है इंडक्टिव थिंकिंग यानी कि आगमनात्मक चिंतन कहते हैं। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक है इसकी करेक्टरिस्टिक, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि क्या करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। यहाँ पे ए और बी जो हैं वो इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज द थिंकिंग दैट प्रोवाइड्स अ क्विक सॉल्यूशन, शीघ्र समाधान प्रस्तुत करने वाली सोच कौन सी होती है? ऑप्शन ए है कन्वर्जेंट थिंकिंग, डी बी है डाइवर्जेंट, सी है रियलिस्टिक, या डी है ए और बी। तो क्विक सॉल्यूशन जब हमें चाहिए होता है तो हम बहुत कम सोचते हैं, या फिर हम बहुत सटीक सीधा सोचते हैं, उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, उसके मिलती जुलती चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे आपके एमसीक्यूज़ हो गए, वहाँ पे आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, क्विक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है, क्योंकि टाइम भी कम होता है और ढूंढना भी आपको एक आंसर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती है? कन्वर्जेंट थिंकिंग में पाई जाती हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग ही आपकी रहती है जिसमें हम क्या सोचते हैं? कम सोचते हैं, छोटा सोचते हैं और कम सोचते हैं और जल्दी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं उसमें। तो ये रहेगा आपका ऑप्शन ए, कन्वर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट 1 बोलता है जिम्बार्डो एंड रुक डिस्क्राइब्ड 2 टाइप ऑफ थिंकिंग। बिल्कुल सही है, आपके जो जिम्बार्डो और रुक थे उन्होंने 2 प्रकार की थिंकिंग बताई थी। एक उन्होंने बताई थी आउटिस्टिक थिंकिंग, जिससे रिलेटेड आपका स्टेटमेंट 2 है, और एक उन्होंने बताई थी रियलिस्टिक थिंकिंग। तो स्टेटमेंट 2 में बोला जाता है autistic thinking is a type of thinking in which a person thinks about his reality or a real life। स्वली चिंतन एक ऐसा चिंतन का प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविकता के बारे में या वास्तविक जीवन के बारे में चिंतन करता है। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि आउटिस्टिक थिंकिंग रियलिटी बेस्ड थिंकिंग नहीं होती है, ये एक ड्रीम बेस्ड थिंकिंग होती है, जिसमें हम सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं कि हम कल को ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो हम ये खरीद लेंगे, वो आ जाएगा तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो वो रहती है आपकी आउटिस्टिक थिंकिंग। ये रियलिटी बेस्ड नहीं होती है, ये ड्रीम बेस्ड होती है, हमारी फैंटेसी बेस्ड होती है। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 सही रहेगा और स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट जो आपके 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से रहेंगे, कि किस तरह से एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो स्टेटमेंट 1 बोलता है जीन पियाजे वॉज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट, और स्टेटमेंट 2 बोलता है जीन पियाजे गेव द कॉग्निटिव थ्योरी बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन हिज 3 चिल्ड्रन जैकलीन, लॉरेंट और एंड लुइसे। जीन पियाजे जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे, और स्टेटमेंट 2 बोलता है जीन पियाजे ने अपने 3 बच्चों जैकलीन, लॉरेंट और लुइसन पर प्रयोग करके संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट 1 है कि जीन पियाजे जो हैं वो जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट हैं, वो गलत है। ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। और जो आपका ऑप्शन 2 है, स्टेटमेंट 2, ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने अपने 3 बच्चों के ऊपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक्सपेरिमेंट किया था और उसी के बेस पे उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्रिएट की थी। तो आपका आपका ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, कि स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 है जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू नॉलेज टू ओल्ड नॉलेज कॉल्ड। जीन पियाजे के अनुसार पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है स्कीमा, बी है एसिमिलेशन, सी है अकोमोडेशन और डी है इक्विलिब्रियम। तो आपको पता होगा कि जीन पियाजे ने बताया था कि जब भी हम पुराने नॉलेज में कोई नया नॉलेज जोड़ते हैं, उसमें कुछ नहीं करना, आपके पास पहले किसी चीज़ का 20% नॉलेज था, आपने 20% नॉलेज और जोड़ दिया, तो अब आपके पास टोटल 40% नॉलेज हो गया किसी चीज़ के बारे में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा, एसिमिलेशन। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हाट प्रोसेस इज कॉल्ड मेकिंग सम चेंजेस इन ओल्ड नॉलेज। जीन पियाजे के अनुसार पुराने ज्ञान में कुछ परिवर्तन करना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जीन पियाजे बोलते हैं कि जब
आपका पुराना नॉलेज गलत था, उसमें आपने चेंज किया, और जब आपने उसमें चेंज कर लिया तो अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आपके पास 15% नॉलेज था जो कि गलत था, तो आपने उस 15% नॉलेज की जगह उसको डिलीट करके आपने सही 15% नॉलेज उसमें डाला, तो उस चीज़ को कहते हैं एकोमोडेशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा, एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एट विच स्टेज डज अ चाइल्ड डिस्प्ले अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन को दर्शाता है? ऑप्शन ए है फॉर्मल स्टेज, बी है कॉन्क्रीट, सी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, या डी है सेंसरी स्टेज। तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा। फॉर्मल स्टेज पर जो है वो बच्चा एक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने वाला हो जाता है, मतलब अमूर्त चिंतन को प्रस्तुत करता है, अमूर्त चिंतन करने वाला वो हो जाता है। ऑप्शन ए फॉर्मल स्टेज यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेल गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए है इनएक्टिव स्टेज 0 से 3 साल तक चलती है, आइकॉनिक स्टेज 3 से 6 साल तक रहती है, और सिंबॉलिक स्टेज 6 से 12 साल रहती है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो सबसे पहले तो इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक क्या है? ये ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के लेवल्स हैं। ठीक है, ब्रूनर ने कहा था कि किसी भी बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो इन 3 लेवल्स में होता है, और उनका टाइम पीरियड भी उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है सिंबॉलिक स्टेज, इसका टाइम पीरियड गलत है। सिंबॉलिक स्टेज जो है वो 6 से 12 साल तक नहीं रहती, ये 6 से आगे चली रहती है। इसका कोई एंडिंग टाइम पीरियड उन्होंने नहीं बताया था ब्रूनर ने कि 6 के बाद 12 को ख़त्म हो जाएगी, 18 को ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा था 6 से ऊपर का जितना भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चा ज़्यादातर सिंबॉलिक तरीके से करता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स कॉग्निटिव थ्योरी एट विच स्टेज डज अ चाइल्ड अचीव मोस्ट ऑफ हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू लैंग्वेज? ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चा ज़्यादातर अपना संज्ञानात्मक विकास भाषा के द्वारा किस स्तर पर करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए रहेगा लैंग्वेज स्टेज में, बी है सिंबॉलिक स्टेज में, सी है आइकॉनिक स्टेज में, या डी है ए एंड बी। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी रहेगा, ए और बी, क्योंकि सिंबॉलिक स्टेज को ही लैंग्वेज स्टेज के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही एक ही स्टेज है, ये दोनों के अलग अलग नाम हैं। तो ऑप्शन डी, ए और बी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कंस्ट्रक्टिविज्म कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? संज्ञानात्मक विकास का निर्मितावाद सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट रह जाएगा, ब्रूनर ने जो है ये सिद्धांत दिया था। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट 1 बोलता है द फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रूनर कॉग्निटिव थ्योरी इज द इनएक्टिव स्टेज। बिल्कुल सही, ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत की पहली अवस्था जो है वो संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ऑप्शन 2 आता है स्टेटमेंट 2 आता है इन द इनएक्टिव स्टेज द चाइल्ड अंडरस्टैंड मोस्ट थिंग्स थ्रू पिक्चर। संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ज़्यादातर चीज़ों को चित्र के द्वारा समझता है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इनएक्टिव स्टेज में बच्चा ज़्यादातर चीज़ों को एक्शंस के थ्रू समझता है। दूसरे जो एक्शन करेंगे उन एक्शन के थ्रू ही वो ज़्यादातर चीज़ों को समझेगा। क्लियर? तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 राइट हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। तो इस तरह से आज के एमसीक्यूज़ में हमने थिंकिंग के बारे में जाना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जाना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने 2 तरह की डेवलपमेंट के बारे में देखा, एक जो जीन पियाजे ने इसकी थ्योरी दी थी और एक ब्रूनर ने। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल HP मिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।